Hello, my dear economics students. Welcome back to the another video on eco world जहाँ टेंशन कम और मार्क्स ज़्यादा। देखो एग्जाम तो चल रहा है, ऑलरेडी हमने 2 एग्जाम दे दिया। तो इतना तो आपको भी पता है कि स्टूडेंट 2 तरह का होता है, एक जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया और वो लोग रेडी है एग्जाम अटेंड करने के लिए। ठीक है, उन्होंने पूरा फर्स्ट टू लास्ट पूरा पढ़ के रखा है। और एक होता है दूसरा तरह का स्टूडेंट जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं किया, अब लास्ट एंडिंग टाइम पे अब उनको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो बस पास हो जाओ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उन दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तलाश में है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 80% चांस के साथ एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पिछला 5 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने सीबीएसई का जो डाउनलोड करके उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए फाइंड आउट किया है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 3 मार्क, 4 मार्क या फिर 6 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वो है एक्सप्लेन द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो जब हम वैल्यू एडेड मेथड करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना जरूरी है। इट बिकम अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। पिछला 5 साल के क्वेश्चन पेपर में शायद 2 से 3 बार 3 बार तो पूछा ही गया है इस क्वेश्चन के बारे में कि वैल्यू एडेड मेथड का प्रिकॉशन क्या है। ठीक है, तो इसको देखो 3 मार्क के लिए आएगा तो 3 पॉइंट आपको तो जैसे भी लिखना है। सिंपल सा चीज क्या है कि सबसे पहला होता है कि सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो सेकेंड हैंड गुड है उसको इंक्लूड नहीं करना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और थर्ड जो है वो क्या है कि ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूडेड है। ठीक है, जो ट्रांसफर पेमेंट होता है उसको क्या करना है, हम लोग को एक्सक्लूडेड कर देना है। एंड देन और एक पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो इम्प्यूटेड वैल्यू होता है उसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस आर द प्रिकॉशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा आएगा आपको कैलकुलेशन का क्वेश्चन, बहुत आने का चांसेस है इस बार। एक गट फीलिंग आ रहा है मुझे कि एक नेशनल इनकम का कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपको आएगा कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपको कोई भी एक डाटा दे देगा, नेट वैल्यू एडेड है मतलब आपको वैल्यू एडेड मेथड से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज ट्राई करो, प्रैक्टिस करो कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड आपको कैलकुलेट करने देगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होगा एंड देन आपको वगैरह सेल्स, देन उसके बाद चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा। तो वैल्यू एडेड मेथड का एक कैलकुलेशन, और चांसेस है कि अगर वैल्यू एडेड मेथड नहीं आया तो एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इनकम मेथड तो आने का चांसेस इस बार लगता नहीं है कि वैल्यू एडेड आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और नहीं तो देयर इज अ लिटिल चांस दैट कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आ जाए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से इन दोनों क्वेश्चन को कैलकुलेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देखो पहला बात तो ये है कि कमर्शियल बैंक नेवर प्रिंट करेंसीज ना, जो पैसा तो कमर्शियल बैंक बनाता नहीं है। तो हाउ दे कैन बी एबल टू क्रिएट क्रेडिट, तो वो लोग पैसा कमाता कैसे है। ठीक है, कमाने का प्रोसेस सिंपल सा चीज है कि उनका पॉलिसी क्या है कि दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। ठीक है, डिपॉजिट लेना है फिर लोन में देना है, जो लोन वाला पैसा वापस आ गया डिपॉजिट में। ठीक है, जो जिसको भी लोन दिया वो वापस डिपॉजिट बन के आ जाता है बैंक में, फिर उस डिपॉजिट का फिर से लोन जाएगा, फिर वो लोन बिकम डिपॉजिट, अगेन दैट डिपॉजिट बिकम लोन। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। इसमें देखो कि ऐसा लगता है कि अरे ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले डिपॉजिट को लोन में दिया, फिर लोन आया डिपॉजिट में, फिर डिपॉजिट लोन में गया, फिर लोन गया डिपॉजिट में। तो ये जो चेन है वो चलता रहता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। इसका एक कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला कि कैसे वो कितना मल्टीप्लाई करेगा अपना इनिशियल डिपॉजिट का, उसी को कहा जाता है
मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR। ठीक है, 1 बाय लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। ठीक है, जितना लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, जितना रिजर्व रेशियो बढ़ेगा उतना आपका क्या होगा कि लोन कमेगा। ठीक है, जितना रिजर्व रेशियो कमेगा उतना लोन बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। यही क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है। इसको अच्छी तरह से देख लो, 4 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में आपके लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट a question using a hypothetical numerical example explain the effect of rise in reserve ratio by credit creation by commercial bank। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही पहले वाला ही क्वेश्चन है और में इसलिए दिया हुआ है कि इधर सिंपल से पूछा जाएगा और नहीं तो आपको पूछा जाएगा कि यूजिंग द हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो लोन कमेगा, लोन कमेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कमेगा। ठीक है, समझ के आया? तो इसको अच्छी तरह से देख लेना, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो मैं जब पढ़ाया मनी एंड बैंकिंग, उस मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में बताया कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पक्का श्योर शॉर्ट रहना ही है। तो उसमें से एक है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी आ सकता है। आपको सेंट्रल बैंक का फंक्शन में हम लोग 4 से 5 सेंट्रल फंक्शन पढ़ा है कि इश्यू ऑफ पेपर करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द बैंक, उसके बाद लीगल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो ये 4 से 5 फंक्शंस को आप रट लो। ठीक है, इसको ना रट लो कि यहां से एक क्वेश्चन तो आपका श्योर शॉर्ट एग्जाम में आना ही आना है। समझ में आया? नेक्स्ट इसके बाद है रीड द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड बाय read the following news published on September 26, 2022। डेट चेंज हो सकता है। The central bank has increased the benchmark lending rate by 140 basis point। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि लेंडिंग रेट का बेंचमार्क को इंक्रीज करा दिया बाय 140 बेसिस पॉइंट। अब तुम पूछोगे सर ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, बेसिस पॉइंट क्या होता है कि 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, जो 1% होता है उसी को 100 बेसिस पॉइंट कहा जाता है। तो 140 बेसिस पॉइंट का मतलब 1.4% आपका क्या किया, रेट को, लेंडिंग रेट को इंक्रीज करा दिया। लेंडिंग रेट क्या होता है, रेपो रेट या फिर बैंक रेट। ठीक है, तो रेपो रेट या फिर बैंक रेट इंक्रीज करा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लाइकली कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड दिस एक्शन टेकन बाय द आरबीआई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस सिचुएशन का लाइकली कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। समझ में आया कि किस रीजन से रेट ऑफ बैंक रेट को इंक्रीज कराया या फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो देखो कि सिंपल सा चीज है कि आपका कॉजेस अगर बताने जाने से क्यों बैंक रेट को इंक्रीज कराएगा, रीजन क्या है, इन्फ्लेशन है ना। इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, इसी की वजह से हम लोग का बैंक रेट या फिर रेपो रेट को इंक्रीज कराया जाता है। इतना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि ये अगर बढ़ा तो इससे क्या रिजल्ट आएगा। हमारा रिजल्ट क्या है, सबसे पहला होगा लोन बिकम कॉस्टली। ठीक है, जो लोन होता है ना वो कॉस्टली हो जाएगा। लोन अगर कॉस्टली हो गया इसका मतलब बोरोइंग डिक्रीजेस है ना। लोन कॉस्टली हो गया इसका मतलब अभी बैंक में आदमी लोन लेने जाएगा नहीं, तो बोरोइंग हो गया डिक्रीज। बोरोइंग डिक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई डिक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। समझ में आया ना क्या बताया कि कॉजेस क्या है, राइजिंग इन्फ्लेशन, और इसका रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आ गया कि लोन डिक्रीज हो गया, अब लोन लेने जाएगा नहीं, लोन बिकम कॉस्टली। नेक्स्ट उसके बाद में लोन कॉस्टली हो गया तो आपका बोरोइंग डिक्रीज, बोरोइंग डिक्रीज तो मनी सप्लाई डिक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज तो इन्फ्लेशन हैज बीन कंट्रोल्ड। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।
यहाँ से आपको तो क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कोई एक ही पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस ऑब्जेक्टिव्स में वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके बाद जीडीपी ग्रोथ और उसके बाद एक्सटर्नलिटीज। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है कि एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है और जीडीपी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तीन ऑब्जेक्टिव जो आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। समझ में आया? गवर्नमेंट बजट के बारे में इन ऑब्जेक्टिव को जैसे भी पढ़ लेना। समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इट्स अ कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, आने का चांसेस है बहुत बार। अब तक ये क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाला है ये 2 से 3 बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला, तो आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ठीक है, यहाँ जो आपको टेबल दिया, आप लोग देख रहे हैं कि एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल का यूज से आपको प्राइमरी डेफिसिट को फाइंड आउट करना है। कि देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा। प्राइमरी डेफिसिट हम लोग 3 तरह का डेफिसिट पढ़ा था, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड अदर देन बोरोइंग। इसके बाद लास्टली प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, जो मिला वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेथ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इसको अब अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हो गया, इसके बाद आपको करना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या करेंगे, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो आपको अभी मिला है उससे इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, तो जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है ना? चलो इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट अभी बताया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दो तो जो आएगा वो होगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। और दूसरा तरफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, मतलब वी हैव टू एक्सक्लूड द बोरोइंग। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट को माइनस कर दो अदर देन बोरोइंग, जो मिला वो आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट। अब सेकंड डिफरेंस जो अगर बताएंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट जो एक्चुअली किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, डिस सेविंग। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट जो आपका इंडिकेट करता है कि डिस सेविंग, मतलब अब के सिचुएशन में आदमी सेविंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा हो गया। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रिसीट क्या हो गया, कम। अभी उनको करना पड़ेगा सबसे पहला डिस सेविंग। ठीक है, मतलब कि रादर सेविंग करने के बावजूद अब जो आपका जो पुराना जो भी पैसा बाकी रह गया आपके पास में, जो सेविंग है वहां से निकाल के इसको एडजस्ट कराओ। ठीक है, ये है ये रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रिजल्ट। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताएगा तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट क्या करता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट। अब तो गवर्नमेंट आपके हाथ में और कुछ बचा नहीं है, आपको जो भी आपका डेफिसिट अमाउंट है वो तो आपको बोरो ही करना होगा। ठीक है, लास्ट देयर इज लास्ट ऑप्शन दैट यू हैव टू टेक अ लोन। समझ में आया? इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो भाई, जहां डायग्राम वाला क्वेश्चन है वहां तो तुम्हें डायग्राम मिस करना ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये जो है वो आपको ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप वाला क्वेश्चन मतलब एक्सेस डिमांड। ठीक है, हमने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा, तो एक्सेस डिमांड वाला क्वेश्चन, एक्सेस डिमांड ही जो है वो क्या है, आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। यहाँ तो सिंपल सा चीज है कि इसको भाई पढ़ लो, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब क्या है कि इट इज अ सिचुएशन
व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो अपवर्ड मूवमेंट एग्रीगेट डिमांड चला जाएगा ऊपर, तो वो जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड और आपका इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों का बीच का जो गैप है उसी गैप को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लगाओ फिर डायग्राम बनाओ। जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो लेवल करना मत भूलना, एक्स एक्सिस का नाम क्या है, वाई एक्सिस का नाम क्या है, वो सब लेवल मस्ट देना ही है आपको। जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बॉक्स बना के उसको डायग्राम के अंदर डाल दो। समझ में आया? इन्फ्लेशनरी गैप हो जाने के बाद में इसका कॉजेज और कंसीक्वेंसेस को आप लिख देना कि व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, दोनों को लिख देना। डिपेंड्स अपॉन मार्क्स, ठीक है, टोटली डिपेंड करता है कि मार्क्स कितना है। अगर 3 या 4 मार्क के लिए आया तो इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस तक आपको जाना ही नहीं है, ठीक है, कॉजेज लिख दो, दैट्स डन। लेकिन अगर मान लो कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन में आ गए तो भाई लिखना होगा, पहले डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर कॉजेज, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफ एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मतलब कि अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हुआ तो हम लोग का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये वही पहले वाला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, एक्सेस डिमांड। अब जो अभी जो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 वही है क्वेश्चन नंबर 10, बस क्या है पूछने का तरीका बदल गया है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफ एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो वही सेम क्वेश्चन, एक्सेस डिमांड वाला क्वेश्चन ही बना दो कि if aggregate demand is greater than aggregate supply it is called the situation of excess demand। ठीक है, उसके बाद डायग्राम बनाओ, एग्रीगेट डिमांड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, दोनों का बीच का जो गैप है दैट गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। वही सेम कॉजेस लिख दो, कॉन्सिक्वेंसेस लिख दो। अगर इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो श्योर शॉट कि वो 6 मार्क के लिए ही आएगा एग्जाम में। समझ में आ गया? So the next question is describe the adjustment mechanism if ex ante saving are less than ex ante investment। मतलब कि अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब देखो कि इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होना इट मींस दैट द प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग मोर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। अब ज्यादा प्रोडक्शन करता क्यों है? बिकॉज ऑफ हायर डिमांड। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो रहा है इसलिए प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब कि प्रोड्यूसर नीड टू हायर मोर वर्कर्स, है ना, कि ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोड्यूसर को अभी ज्यादा वर्कर्स हायर करना पड़ेगा। ज्यादा वर्कर्स हायर करना इट मींस दैट इट लीड्स टू द इंक्रीज इन इनकम, है ना, कि ज्यादा वर्कर्स हायर करेगा तो इनकम बढ़ेगा एंड इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा। वी नो दैट द इनकम एंड सेविंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा। अब सेविंग ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलेगा till the economy are getting in a equilibrium situation। जब saving equals investment आके पहुंच ना जाए तब तक ये situation चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और एक बार बता देता हूँ कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है इट मींस दैट द प्रोड्यूसर आर इन्वेस्टिंग मोर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्यों है? बिकॉज इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है। ठीक है, डिमांड ज्यादा है इसलिए प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो द प्रोड्यूसर नीड टू हायर मोर वर्कर्स। ठीक है, उनको वर्कर्स ज्यादा हायर करना होगा। वर्कर्स का ज्यादा हायर करना इट मींस दैट देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, वर्कर्स ज्यादा हायर करेगा तो इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने का मतलब कि अभी क्या इंक्रीज होगा? आपका सेविंग। इनकम एंड सेविंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलेगा जब आपका सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट ना आ जाए, मतलब कि द इकोनॉमी अगेन स्टक इन अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। गॉट इट? नाउ चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एडी एंड एएस अप्रोच। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का यूज करके आपको इक्विलिब्रियम को बताना है।
तो according to the Keynesian, an economy is said to be in equilibrium at the point where aggregate demand is equals to aggregate supply. जिस point पे aggregate demand और aggregate supply equal हो जाता है वही point को कहा जाता है equilibrium. अगर ये question आया तो भाई लिख के ले लो कि ये 6 मार्क के लिए आने वाला है और chances बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पिछला बार का question में ये question नहीं आया था. इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया था तो इस साल तो भाई श्योर है आना ही आना है. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. ठीक है, इसमें भी वही सेम डायग्रामेटिकल क्वेश्चन. तो डायग्राम भाई पता है ना क्या करना है, बनाना ही है, डायग्राम को मिस नहीं करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ये तो क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सिंपल सा चीज है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डन बाय द गवर्नमेंट. जो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करता था उसी को कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. जैसे कि पहले के टाइम पे जो एक्सचेंज रेट हुआ करता था उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता था. गवर्नमेंट डिसाइड कि व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेट इज बिकम अ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट डिसाइड करता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स. मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि एक्सचेंज रेट कितना होना है. ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? स्टेबल. ठीक है, वो स्टेबल होता है, वो रुका हुआ रहता है, वो चेंज नहीं होता, इतना चेंजेस नहीं है. बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग. वो चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन चलता रहता है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इसके बाद में और में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ठीक है, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं. क्या है डिटरमिनेशन का प्रोसेस? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड. डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो डाउनवर्ड स्लोप होता है, एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जो अपवर्ड स्लोप होता है. जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया वो पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम. और वाई एक्सिस में आपका रहेगा रेट ऑफ एक्सचेंज. जिस रेट ऑफ एक्सचेंज पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया वही क्या बन गया आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही डायग्रामेटिकल क्वेश्चन, डायग्राम बना के आपको दिखाना है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो इसको. तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यू टू द राइजिंग इन्फ्लेशन आरबीआई डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेपो रेट एंड सीआरआर. ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने का वजह से आरबीआई क्या किया? रेपो रेट और सीआरआर दोनों को इंक्रीज करा दिया. इसको तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं. नाउ इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द पॉलिसी बीइंग यूज्ड. ये कौन सा पॉलिसी है? ठीक है, कौन सा पॉलिसी है? दो तरह का पॉलिसी लिया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है द पॉलिसी व्हिच इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के अंडर में जो पॉलिसी लिया जाता है उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है. और ये पॉलिसी जो है ये किसका है? आरबीआई का. तो ये क्या होगा? आपका मॉनेटरी पॉलिसी. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन रेपो रेट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन. कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल होगा. तो क्या है कि हायर रेपो रेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. है ना, कि जैसे रेपो रेट बढ़ेगा इससे आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगा. मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल. समझ में आया? कि और एक बार सुन लो कि अगर आपका रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होता है. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होने से मनी सप्लाई रिड्यूस होगा. मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ तो आपका क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल. समझ में आया? नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मनी सप्लाई. देखो वही पिछले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर था. पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में भी वही चीज है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई विल रिड्यूस. नेक्स्ट इज नेम टू क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई. दो क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में बताना है. दो क्वांटिटेटिव टूल्स का नाम आपको देना है. तो दोनों क्वांटिटेटिव टूल्स तो ऊपर ही दिया हुआ है, रेपो रेट एंड सीआरआर. ठीक है, रेपो रेट और सीआरआर के बारे में दिया तो उन दोनों के बारे में लिख लेना कि रेपो रेट क्या होता है और सीआरआर क्या होता है. सीआरआर क्या होता है कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक सम पोर्शन हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई.
ठीक है, जो आरबीआई के पास में कमर्शियल बैंक अपना पैसा डिपॉजिट रखता है उसी को कहा जाता है सीआरआर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया इज फोकसिंग सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया इज फेसिंग persistent current account deficit due to high imports of crude oil। ठीक है, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करने का वजह से इंडिया जो अभी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस करंट डेफिसिट फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि जब आपका इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ठीक है, जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा उसी को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। समझ में आया? नेक्स्ट आपको क्या है, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि सजेस्ट टू मेजर्स टू करेक्ट इट। कोई भी दो ऐसा मेजर्स के बारे में बताओ जिससे इसको करेक्ट कराया जा सकता है। तो क्या है कि मेजर्स क्या है, सबसे पहला प्रमोट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा होने से ही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट को ही प्रमोट कराओ। ठीक है, जितना एक्सपोर्ट प्रमोट कराओगे, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कैट का प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, ट्राई टू रिड्यूस इंपोर्ट। ठीक है, जो आपका इंपोर्ट्स वाला सामान है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करो। जितना इंपोर्ट रिड्यूस होगा आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। थर्डली, एनकरेज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, हमें एनकरेज करना है। तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनकरेज हो जाएगा, ज्यादा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे भी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? नाउ इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ विल डेप्रिसिएशन अफेक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मेक्स एक्सपोर्ट चीपर व्हिच लीड्स टू एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जब आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से क्या होगा कि बाहर से आपको सामान मंगाना इट बिकम अ कॉस्टली। ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करना आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, तो इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा हमारे लिए, बाहर कंट्रीज के लिए हमारे यहाँ से सामान लेना उनके लिए सस्ता हो जाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? डेप्रिसिएशन का वजह से एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। नाउ लास्ट, व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है कि वैसे तो एक्सचेंज रेट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स ओनली। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो मार्केट फोर्स से डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, बट देन आल्सो देयर इज अ सर्टेन राइट्स given to the RBI that he can be able to interfere in the exchange rate। ठीक है, आरबीआई जो एक्सचेंज रेट पे इंटरफेयर कर सकता है कि अगर वो जरूरत से ज्यादा इंक्रीज या जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो उस टाइम पे आरबीआई क्या कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है। उसी इंटरफेरेंस को कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मल्टीप्लायर एंड इट्स रिलेशन विद एमपीसी। ठीक है, मल्टीप्लायर के बारे में बताना है और उसका एमपीसी के साथ में रिलेशन को बताना है। मल्टीप्लायर क्या है कि हाउ मच अ प्रोड्यूसर कैन बी एबल टू मल्टीप्लाई इट्स इन्वेस्टमेंट, उसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि अगर एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट का कितना मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेयर k इज इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन i। चेंज इन y बाय चेंज इन i होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी का दोनों का रिलेशन बताना है। दोनों का रिलेशन क्या है कि हायर द लेवल ऑफ एमपीसी, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा, है ना। कि एज द एमपीसी इंक्रीजेस, आदमी ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो क्या होगा कि इट लीड्स टू द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का इनकम इंक्रीज होना, इट मींस दैट इट लीड्स टू इंक्रीज इन मल्टीप्लायर। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, एमपीसी इंक्रीज मल्टीप्लायर इंक्रीज, एमपीसी डिक्रीज मल्टीप्लायर डिक्रीज। समझ में आ गया?
So these are the questions which are very very important for your exam 2026. हमेशा याद रखना, स्मार्ट स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड स्टडी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने टेंशन वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।